देखो, स्कोप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये पहली बात तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो मैंने तभी तुम्हें सिखा दिया था जब हमने अकाउंट्स पढ़ा था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब, प्रॉपर्टी मतलब असेट और ऐसी कोई चीज जो हमें बेनिफिट देती है। इंटेलेक्चुअल मतलब जो इंटेलिजेंस से जनरेट हुई है, ह्यूमन इंटेलिजेंस से। तो ऐसी एसेट जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की एसेट है। ह्यूमन इंटेलिजेंस की एसेट के एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप कोई क्रिएटिविटी दिखाते हो या इन्वेंशन करते हो, तो उस इन्वेंशन को अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हो। प्रॉपर्टी बनाने का मतलब अपने असेट बना सकते हो, अपने कंट्रोल में रख सकते हो कि उस इन्वेंशन का इस्तेमाल अगर कोई और करे तो आपसे पूछ के करे, अदरवाइज ना कर पाए। इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इन्वेंशन के समय पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसका नाम पेटेंट है। पेटेंट को जनरेट करने का तरीका है, पेटेंट कैसे बनेगा? तो जब हम कोई इन्वेंशन कर देंगे, फिर अथॉरिटी के पास एक एप्लीकेशन करेंगे। इंडिया में जो अथॉरिटी है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और कहेंगे कि मेरा ये इन्वेंशन है, आप इस पे मुझे ऑथेंटिकेट करके दे दो कि ये इसका पेटेंट मेरे पास है, मेरे नाम पे इसका पेटेंट कर दो। और वो डॉक्यूमेंट या वो एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आ जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहा। मतलब वो लोग पहले एग्जामिनेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे, और सब कुछ ठीक पाया गया तो मुझे वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वो एक तरह का सर्टिफिकेट है जो इस बात को अप्रूव करता है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। अगर कल को कोई व्यक्ति उस इन्वेंशन का इस्तेमाल करता है बिना मेरी परमिशन के, या फिर कोई मुझसे परमिशन लेना चाहता है, तो ये पेपर काम आएगा। अगर कोई मेरी बिना परमिशन के मेरे पेटेंट को इस्तेमाल कर रहा है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ, और कोर्ट में जाके ये क्लेम कर सकता हूँ कि इस पर्सन से मुझे कंपनसेशन चाहिए। जो लोग आपको सीधे एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको आप लाइसेंस दे सकते हो। लाइसेंस वर्ड का मतलब ही होता है परमिशन देना। और उनसे एग्रीमेंट कर सकते हो कि भाई मेरे पेटेंट को इस्तेमाल करोगे तो आपका जो भी सेल होगा उसका इतना पोर्शन मैं रखूंगा, या एनुअली मुझे इतना पैसा चाहिए, आप मेरा पेटेंट इस्तेमाल कर सकते हो। पेटेंट जो है वो साइंटिफिक रिसर्च जैसी चीज़ों पे मिलता है। कॉपीराइट जो है वो आर्टिस्टिक चीज़ों पे मिलता है। जैसे कि मूवी बनाते हैं जो लोग, सिंगर्स हैं जो लोग, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जो लोग, इन लोगों को कॉपीराइट मिलता है। बुक लिखते हैं जो लोग, है ना। ट्रेडमार्क बिजनेसमैन को मिलता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टर्म है। अगर तुमने कभी सुना हो कि बनारस की साड़ी जो है वो फेमस है, नागपुर का अल्फांजो जो, और मैंगो आता है, वो फेमस है, हापुस बोलते हैं जिसको हम। तो कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में उगने वाली चीजें, या कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में डेडिकेटेडली मैन्युफैक्चर होने वाली चीजों को लेके वहां पे एक सर्टिफिकेशन लगता है कि ये इस एरिया में प्रोड्यूस हुई है, उसका भी सर्टिफिकेशन लोग लेते हैं। और दूसरी जगह पे रहने वाले लोग उस सर्टिफिकेशन को यूज नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के हम ये नहीं कह सकते कि हम बनारस की साड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं, या कश्मीर का एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हिमाचल का एप्पल प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेशन उन्हीं को मिलेगा जो उस एरिया में रहते हैं। इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। इसके अलावा प्लांट के वैरायटी के ऊपर ले सकते हो, सेमीकंडक्टर सर्किट के ऊपर ले सकते हो। डिजाइन है ये बेसिकली। जैसे एप्पल ने ले रखा है, जैसे इंटेल ने ले रखा है। अब इंटेल को एज इट इज कोई चुरा के एज इट इज चिप नहीं बना सकता। ठीक है, आपको अपना इन्वेंशन करना होगा। और पेटेंट में ये सब जो दवाई वगैरह है ये भी सब साइंटिफिक रिसर्च में आती है, तो इसके भी पेटेंट्स बनते हैं। यहां तक अगर तुम्हें किसी को कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया वो असेट जो आपकी इंटेलिजेंस से जनरेट हुई है। इन दो वर्ड्स को समझना। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब हो गया कि ये कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब कहलाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और जो प्रॉपर्टी को ये बैक करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स, ये राइट्स, उसका नाम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आई होप ये दोनों टर्म का मतलब समझ में आ गया कि कब तुम्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसको बोलोगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जो तुम ह्यूमन इंटेलिजेंस से जनरेट हुई है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उसका सर्टिफिकेट है, जिसको हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब बोलते हैं। क्या ये दोनों टर्म समझ में आ गई कि आईपीआर किसको बोलोगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलोगे?
ओके। ट्रेडिशनल नॉलेज भी आईपी में आता है। आईपी में आईपीआर नहीं लिखा है क्या, उसके लिए आईपीआर क्या है, उसके लिए आईपीआर बाद में बताता हूँ, पहले आईपी होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज आईपी होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज और एक होता है टेक्निकल नो हाउ, ये दो वर्ड जरा समझो इसको। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब कोई काम करने का तरीका, किसी किसी चीज का काम करने का तरीका, जैसे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं लोग, तो वो पुश्तैनी लोगों से अपने पेरेंट्स से सीखते सीखते आते हैं। हमारे यहाँ पे तो जनरली जो ट्रेड से रिलेटेड स्किल्स थे वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होते थे। जैसे शूज बनाने वाले शूज बना रहे थे, जैसे लकड़ी का काम करने वाले जनरेशन से लकड़ी का काम कर रहे हैं, है ना। जैसे जनरेशन से पेंटिंग करने वाले पेंटिंग का काम कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट करने वाले हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, ये मट्टी के बर्तन बनाने वाले मट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो इंडिया एक ऐसी सोसाइटी थी जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होता रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया में इसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म दिया गया है। तो वी ऑफन यूज होमली रेमेडीज पास्ड ऑन बाय आवर ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट एज क्योर और एलिमेंट। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ना घरेलू उपचार। जैसे लोगों को पता है कि भाई घर में ही अपनी बीमारी कैसे ठीक करें। बहुत सारी चीजें जो हमारी दादी हमारी नानी हमारे पेरेंट्स को सिखाया, फिर वो पेरेंट्स हमें बताते हैं कि अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो ये काम कर लो, इसको होम रेमेडीज बोलते हैं। और इन होम रेमेडीज जैसी चीजों को भी हम ट्रेडिशनल नॉलेज में कवर करते हैं। इसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये सब कवर होता है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब एक ऐसा सिस्टम, ऐसी इनोवेशन या ऐसी प्रैक्टिस, अंडरलाइन करो ये तीन वर्ड। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब किसी चीज किसी काम को करने का नॉलेज, सिस्टम, इनोवेशन या प्रैक्टिस जो लोकल कम्युनिटीज ने अपने लिए खुद डेवलप किया है, उसे भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मानते हैं। और ये आता है ट्रेडिशनल नॉलेज की कैटेगरी में। अरे तुम मेरी बात समझे कि नहीं? ट्रेडिशनल नॉलेज वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? एक इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ट्रेड सीक्रेट। अगर तुम्हें पता हो कि कोको कोला और पेप्सी, इस तरह के ड्रिंक्स एक ट्रेड फॉर्मूला से क्रिएट होते हैं। बात समझ में? एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो फॉर्मूला की। वो फॉर्मूला ही प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है पेप्सी और कोको कोला, और उनके लिए वो फॉर्मूला लीक हो जाना मतलब कि उनका बिजनेस खत्म हो जाना। अब उस फॉर्मूले को उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना रखा है। तो ट्रेड सीक्रेट्स को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया जाता है। और इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये ट्रेड सीक्रेट जो है ये प्रोटेक्टेड है। मतलब इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे हमने प्रोटेक्शन दे रखी है। चलो, खत्म। फटाफट रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा हमने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब एक इंटेंजिबल एसेट, एक ऐसी एसेट जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगी। साइंटिफिक रिसर्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आर्टिस्टिक वर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। आईपीआर क्या होते हैं? ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये किसकी अथॉरिटी में है उसको दिखाने का काम करते हैं आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो साइंटिफिक रिसर्च अगर मैंने की है तो मेरा राइट बनेगा पेटेंट। साइंटिफिक रिसर्च रिसर्च हो गई आईपी, और पेटेंट हो गया आईपीआर। आर्टिस्टिक वर्क अगर मैंने किया है तो मेरा आईपी है आर्टिस्टिक वर्क, और मेरा राइट हो गया कॉपीराइट। आईपी में ट्रेडिशनल नॉलेज भी कवर होता है। ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब नॉलेज, सिस्टम, एटसेट्रा। तो ये नॉलेज या सिस्टम जो मैं फॉलो कर रहा हूं, जैसे कि होम रेमेडीज हैं, ये सब भी ट्रेडिशनल नॉलेज में आएंगी, और ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। ट्रेड सीक्रेट भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आते हैं। एक एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं ये सब। किसी का कोई सवाल है तो पूछो। बोलो बोलो बोलो। ओके। अब
आईपीआर से फायदा क्या है, एंटरप्रेन्योर आईपीआर क्यों लेता है, क्यों हमें पेटेंट लेना है, क्यों हमें कॉपीराइट लेना है? आपके बिजनेस के लिए आपने कोई इन्वेंशन इनोवेशन किया है अगर, और उसका आप इकोनॉमिक बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये एनकरेजमेंट देते हैं कि आपकी की हुई मेहनत का इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ही मिलेगा। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड इट, कि इकोनॉमिक बेनिफिट ही तो आपको एनकरेज करेगा कि आप और नए नए पेटेंट अपने लिए ले लो या नए नए कॉपीराइट बना लो। आई होप ये बात समझ में आ रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में एक साइंस से रिलेटेड पहला पॉइंट लिखा है और दूसरा पॉइंट आर्ट से रिलेटेड लिखा है। साइंस से रिलेटेड लिखा है उन्होंने, इट एनकरेजेस द क्रिएशन ऑफ न्यू पाथ ब्रेकिंग इन्वेंशंस। और आर्टिस्टिक चीजों के लिए लिखा है, इट एनकरेजेस इन्वेंटर्स, ऑथर्स, क्रिएटर्स एटसेट्रा टू कम अप विथ रिमार्केबल वर्क। नया नया आर्टिस्टिक वर्क आप लेके आओ। तो इट हेल्प टू गेट रिकॉग्निशन, ताकि उनको रिकॉग्निशन मिले, ताकि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। अब इसकी जरा ये पढ़ लेते हैं कि सर अथॉरिटी कौन सी है जो ये सर्टिफिकेट बांटती है। तो मैं एक तुम्हें थोड़ी सी बात समझा दूं, और ये चीज़ आगे भी तुम्हारे लिए बाद में काम आएगी, क्योंकि आईपीआर तो अब जीवन का हिस्सा है। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को नुकसान ना पहुंचा दो, अदरवाइज सामने वाला तुम पे केस कर देगा। तो बिजनेस करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी और की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना करें। अगर तुमने कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखे हैं तो देखा सुना होगा उनसे कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, या वो लोग कोशिश करते हैं कि हम किसी और का वीडियो डिस्प्ले न कर दें हमारे वीडियो में। इतनी घबराहट क्यों है कि अगेंस्ट लीगल केस हो जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? अब ये दुनिया में एक्चुअली में डब्ल्यूटीओ ने इसको प्रमोट किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि पूरी दुनिया ग्लोबल बिजनेस हब बने, सब लोग आपस में मिलजुल के बिजनेस करें। तो ये जरूरी है कि अगर इंडिया ने किसी को पेटेंट दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट अमेरिका भी करे, लंदन भी करे, मतलब यूके भी करे, और भी जो देश है सिंगापुर वगैरह सब उसकी रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि इंडिया के किसी इन्वेंटर को हमने यहाँ पे इंडिया में दे दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, और उसका इन्वेंशन मतलब उसका फॉर्मूला, सपोज उसने कोई दवाई बनाई है, उसका फॉर्मूला अमेरिका वाला कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पे प्रोडक्शन चालू कर ले, तो फिर ये तो कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए डब्ल्यूटीओ ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज हैं, क्योंकि तुम सब हमारे मेंबर हो और हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, तो इस चीज का ध्यान रखो कि अगर कोई एक देश अपने यहाँ पे किसी पर्सन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे रहा राइट दे रहा है, तो आप लोग भी उसका रिस्पेक्ट करो। इसीलिए ऐसा होता है कि एप्पल अगर कुछ डिजाइन इन्वेंट करता है अपने फोन के लिए, तो इंडिया में भी अगर कोई कंपनी उसको कॉपी करके एज इट इज बनाने की कोशिश करेगी, तो एप्पल कैन फाइल अ सूट, और इंडियन गवर्नमेंट एप्पल का साथ देगी। और अगर आप उस डिजाइन को अपने नाम पे आईपीआर बनवाने जाओगे तो वो डिनाई कर देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो। हमारे देश में आईपी एक्ट है। आईपी एक्ट मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, और हमने उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट बना रखे हैं, जैसे पेटेंट एक्ट पेटेंट देने के लिए, डिजाइन एक्ट डिजाइन को रजिस्टर कराने के लिए, ट्रेडमार्क एक्ट ट्रेडमार्क प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेडमार्क मतलब वो लोगोज जो यूज करते हैं बिजनेस। तो इंडिविजुअल हमारे कंट्री में ये सारे एक्ट एग्जिस्टेंस में हैं। इन एक्ट में क्या लिखा है सर? इन एक्ट में ये तरीका लिखा है कि कौन व्यक्ति है जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल है, उस व्यक्ति को एप्लीकेशन किसके पास देनी है, उस एप्लीकेशन में क्या क्या डेटा उसे लिखना है, कौन से फॉर्मेट में वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, किस लोकेशन पे वो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, वो एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद उसके ऊपर टेस्टिंग कौन सी लेबोरेटरी में होगी, कौन सी अथॉरिटी है जो उसके ऊपर टेस्ट करने के बाद आपको
क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी, आपका एग्जामिनेशन करेगी कि ये पेटेंट या ये जो कॉपीराइट आप क्लेम कर रहे हो, ये आर्टिस्टिक वर्क या साइंटिफिक वर्क आपका ही है, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है कि किन कंडीशन में वो सर्टिफिकेट चैलेंज हो सकता है। अगर आपके पेटेंट का इस्तेमाल आपकी परमिशन के बिना कोई करेगा तो आप कहाँ जाके उस पे केस करोगे? वो कौन सी अथॉरिटी है जहां केस होगा पहला? इस सब के लिए हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं, जो लॉयर मैडम बैठे हैं अपने बैच में, उनको तो पढ़ने ही पड़ेंगे। जहां तक बात है, कंपनी सेक्रेटरीज को भी ये सब पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि कंपनी को आईपी लेने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने पड़ते हैं, आईपीआर लेने पड़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें तो हमारे केस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने के लिए उनके रिस्पेक्टिव एक्ट्स हैं, और उन एक्ट्स के अकॉर्डेंस में ही उस राइट को लिया जाता है, राइट को एग्जीक्यूट किया जाता है। ये सब इसके लिए स्पेसिफिक एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और वो पढ़ के हम काम कर सकते हैं। क्या मेरी सबको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? बताओ। क्या ये रट नहीं है चीजें? नहीं। ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ आज समझाया, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कितने टाइप, मतलब कितने नंबर का आ सकता है? 3 नंबर का, 4 नंबर का मैक्स। उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या ये बात क्लियर है कि आईपी क्या होती है और आईपीआर क्या होते हैं? हाँ या ना? उसमें दूसरा पॉइंट हम ये समझा सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो, और दूसरी चीज अभी जो हमने ऊपर पढ़ी, ट्रेड सीक्रेट्स, तो ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेड सीक्रेट्स भी आईपी का हिस्सा है, मतलब वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है। तीसरी बात ये समझा सकते हैं कि जब से डब्ल्यूटीओ एस्टेब्लिशमेंट में आया और इंडिया उसका एक मेंबर है, तो क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर थे, इसलिए हमने भी अपने देश में एक सिस्टम बनाया कि हम अपने देश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देंगे, और सिस्टम से देंगे, सिस्टमेटिक तरीके से देंगे। और सिस्टमेटिक तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने ये एक्ट्स बनाए, क्योंकि हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, और क्योंकि डब्ल्यूटीओ चाहता है कि ग्लोबली इस चीज़ की रिस्पेक्ट हो कि अगर कोई एक देश कोई इन्वेंशन करता है, तो या कोई एक देश का बिजनेसमैन कोई लोगो बनाता है अपना, तो उसकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में हो, तभी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ दुनिया बिजनेस कर सकेगी और ट्रेड कर सकेगी। क्या तुम्हें ये 3 एलिमेंट या पॉइंट समझ में आ रहे हैं जिसपे हम 3 या 4 नंबर के लिए सफिशिएंट मटेरियल है कि हम आंसर लिख सकते हैं? बोलो। टाइप ऑफ आईपीस, छोटा सा टॉपिक है। IPR are extremely necessary for fostering creativity and contribute toward the economic growth of nation. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से encouragement मिलती है एंटरप्रेनर को कि वो जो भी मेहनत कर रहा है उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट वो ले पाएगा, और ये एक तरह से इंसेंटिव का काम करते हैं आर्टिस्टिक लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेंटर्स को, एटसेट्रा। द चेंजिंग ग्लोब इकोनॉमी इज क्रिएटिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूड प्रोसेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। कोई खास लाइन नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज हो रही है तो चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और चैलेंज बढ़ते जाने की वजह से ये होता है कि अगर हमने कोई बहुत मेहनत करके कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बना ली है, तो ये अच्छा है कि अगर हम उसका राइट भी अपने पास रखें, नहीं तो हमारी मेहनत को कोई और एक्सप्लॉइट करेगा मार्केट में। पता चला इन्वेंशन इन्वेंशन हम कर रहे हैं, पर फाइनेंशियली हम साउंड नहीं हो पा रहे हैं। ने ऐसा सुना है ना, कोई पोएट है, उसने कोई गाना लिखा, पर वो गाना चोरी हो जाता है, और उसे कोई और अपनी मूवी में इस्तेमाल करके पैसे कमाता है, और वो बेचारा गरीब ही है जो उस गाने को लिख रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होने चाहिए। अब 3 कैटेगरी है जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलते हैं। पहला है लॉ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर लीगल राइट्स, अंडरलाइन कर लो इसको। लीगल राइट है ये तुम्हारा, लीगल राइट है मतलब अगर कोई बिना परमिशन के आपसे ये राइट्स को इस्तेमाल करेगा तो फिर आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। तो दे आर लीगल राइट्स conferred upon creator, IP, intellectual property owner, prevent others from using protected subject matter. It is a guard of knowledge. तो ये आपके लिए प्रोटेक्शन है। दूसरा, टेक्नोलॉजी। द प्री रिक्विजिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज दैट क्रिएशन हैज टू बी ओरिजिनल, अंडरलाइन करो इसको।
आईपीआर केवल उसी पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे ले सकते हो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओरिजिनल है, चाहे वो पेटेंट ले रहे हो या कॉपीराइट। अगर आप ये प्रूव करने में असमर्थ रहे कि ये जो मैंने डिजाइन बनाया है, लोगो बनाया है, ड्राइंग बनाई है, गाना बनाया है, ये ओरिजिनल नहीं है, अगर ये आप ये अगर ये प्रूव करने, ये ओरिजिनल है ये प्रूव करने में फेल होते हो, तो आपको आईपीआर मिलेगा नहीं। और अगर बाद में भी प्रूव हो गया तो आपसे वो आईपीआर छीन लिया जाएगा। तो जो भी क्रिएटर हैं उनको कुछ नया लाना पड़ेगा एग्जिस्टेंस। और अगर आपको पेटेंट चाहिए तो फिर आप इन्वेंशन करो। इन्वेंशन का तो मतलब ही होता है कि पहले वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, इसीलिए तो उसे हम कह रहे हैं वो इन्वेंट हुई है। तो पहला बात हो गई लीगल एस्पेक्ट से, ये आपका एक लीगल राइट है। दूसरी बात हो गई कि टेक्निकल एस्पेक्ट से आपने जो भी कुछ क्रिएट किया है या जो भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च किया है वो इन्वेंट हुई है, वो नई है, वो ओरिजिनल है और पहली बार एग्जिस्टेंस में आई है। एंड द लास्ट थिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो आईपीआर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, उसके प्रोप्राइटर की मेहनत कि उसने धीरे धीरे बिजनेस का नाम बनाया, तो उसका लोगो कोई और यूज नहीं कर सकता उसके बिना, परमिशन के बिना। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, आईपीआर का इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, बिजनेस पे और इकोनॉमिक्स पे। अगर इंडिविजुअल बिजनेस प्रोटेक्ट कर दिया आपने तो एक तरह से आपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथनिंग दे दी, लोगों को एनकरेज कर दिया कि वो नई नई चीजें इन्वेंट करें और क्रिएट करें। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। बोलो बोलो बोलो। आगे के टॉपिक कितने इजी है तुम्हें समझ में आ रहे हैं? वो जो मेजोरिटी क्रिटिकल थे वो हम कवर कर चुके हैं। ये टॉपिक तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या ये कठिन लग रहा है? आगे के टॉपिक में देखो इसकी डिटेल आनी शुरू हो गई है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है ना, उसकी फुल डिटेल में जाएंगे हम कि एग्जैक्टली किसको कॉपीराइट बोलेंगे, किसको ट्रेडमार्क बोलेंगे, किसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलेंगे, जिसको किसको पेटेंट बोलेंगे। उसकी एक छोटी मोटी ओवरव्यू तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ तुम्हें, डिजाइन, प्लांट वेराइटी, सेमीकंडक्टर। अगला ये पूरा टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है, अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे। दैट्स इट।